Anshul Katarian with lots of energy. We are going to start with today's session. आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इंडिया में बाहर से पैसा आता है, इंडिया से पैसा बाहर जाता है, जो कि स्पेसिफिकली इंक्लूड किया है आपके यूनिट नंबर 5 में इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट में। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट का मतलब है इंटरनेशनल, मतलब अक्रॉस बॉर्डर्स जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनकी बात हो रही है, और हम लोग स्पेसिफिकली इधर फोकस किस पर कर रहे हैं, कैपिटल पर कर रहे हैं। कैपिटल माने कि इकोनॉमिक्स में क्या होता है वो मैंने समझाया था, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग ये समझा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं या इंडिया के बाहर के लोग इंडिया के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हम लोगों ने देखी थी। वन वाज एफडीआई एंड द सेकंड इज एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर। ध्यान से समझना, एफडीआई मैंने आपको पहले ही समझाया था, सिर्फ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। सिर्फ इतना डिफरेंस याद मत रखना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, एफडीआई का मतलब होता है बाहर से अगर कोई इंडिया में कोई बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब उसे उस बिजनेस में ओनरशिप चाहिए, डिसीजन मेकिंग की पावर चाहिए, वोटिंग राइट्स चाहिए होते हैं। लेकिन एफपीआई का मतलब क्या होता है, वहां पर सिर्फ आओ, पैसा लगाओ शेयर्स में या जो भी स्टॉक्स बॉन्ड्स जहां पर भी पैसा लगाना है, टेम्परेरी बेसिस पर पैसा लगाओ और वो पैसा बाहर लेकर जाओ, जो भी उसको इंक्रीमेंटल पैसा मिला है उसको उसके साथ। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एफपीआई है वहां पर कोई भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी या वोटिंग राइट या बिजनेस को कंट्रोल करने वाली कोई भी बात नहीं होती है। सिर्फ अर्निंग के पर्सपेक्टिव से जो किया जाएगा वो होगा एफपीआई, एंड जो एफडीआई होता है वो बिजनेस के कंट्रोलिंग पर्सपेक्टिव से जो किया जाएगा वो होगा एफडीआई। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे, जो फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट को जो एक्वायर किया था 77% स्टेक, वो होता है एफडीआई। लेकिन एफपीआई क्या होता है, जो रिलायंस ने जो फेसबुक ने रिलायंस में जो इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आपको बताया था। देखो इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पर, देखो जियो ने रिसीव करे थे 43,574 करोड़ फ्रॉम फेसबुक फॉर 9.99% ऑफ द स्टेक। सो ध्यान से समझना कि ये जो 9.99 ही क्यों किया, 10 क्यों नहीं किया, तो इसके पीछे रीजन ये है कि एक डेफिनेशन है जो आईएमएफ ने दिया था एफडीआई का, अनदर डेफिनेशन अलोंग विद द जो बिजनेस कंट्रोल वाला जो डेफिनेशन है, अलोंग विद दैट और एक डेफिनेशन है जो आईएमएफ ने दिया है कि अगर 10% से ज्यादा, 10 या 10% से ज्यादा का कोई स्टेक अगर कोई बिजनेस में होल्ड कर रहा है, इसका मतलब उसको, वो बंदे को सामने वाले के बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उसको उसके डिसीजन मेकिंग में अथॉरिटी चाहिए। इसीलिए आप बोल सकते हो वो बंदा जो भी बिजनेस है उसमें एफडीआई कर रहा है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो। लेकिन अगर आप 10% से कम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 10% से कम स्टेक पर अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो एफपीआई होता है, जो कि ये केस में हुआ था। लेकिन वही वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट में 77% स्टेक था, इसका मतलब वहां पर बिजनेस कंट्रोल था। तो उनको यही ये जो बेस है ना, ये बेस अगर दिमाग में क्लियर है तो अब बस इसके बेसिस पर बहुत सारी थियोरीज डेवलप होने वाली है। ये दिमाग में रखना, यही ये जो क्रक्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, उसी का एक्टिव पैसिव हम लोग आगे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये समझो कि इंडिया में या इंडिया से बाहर जो पैसा, फॉरेन कैपिटल जो होता है, फॉरेन कैपिटल उसमें इनफ्लो जो होता है कंट्री में, कोई भी कंट्री में इनफ्लो जो होता है फॉरेन कैपिटल का, वो कैसे हो सकता है, उसके 3 तरीके दिए हैं। ये एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। देखो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें तुम मतलब कैसे करना है वो तुम देखो। मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि हर चैप्टर को अगर आप, हर यूनिट को अगर आप बहुत डिटेल में हर एक चीज इज ए एंड द फुल स्टॉप कामा सब कुछ अगर आप करने जाओगे तो फिर आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा इकोनॉमिक्स। जबकि इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क्स के लिए है, और अगर आपको हाई स्कोर चाहिए है तो इकोनॉमिक्स आपको बहुत अच्छे से हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि हार्डली 2, 3, 4 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन आता ही नहीं है, और वो जो सिलेबस आपके मतलब मॉड्यूल्स में जितना भी लिखा है उसके बियॉन्ड भी इंस्टीट्यूट मैक्सिमम 99.99% जाता ही नहीं है। तो आपको ये समझना है कि अगर इंस्टीट्यूट मॉड्यूल के बाहर नहीं जा रहा है, सिर्फ मॉड्यूल ही करना है, और अगर उसमें भी आपको ये समझना है कि हार्डली 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ रहा है, तो आपने कितनी मेहनत करनी चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है, जैसे अभी ये पूरे चैप्टर में कई बार आप लोग कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके आंसर लिख सकते हो, भले ही आपने पढ़ा ना हो। बट क्या हो जाता है स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट ये डर से कि अपन ने इंटरनेशनल ट्रेड वाला जो चैप्टर है वो वैसे भी ऑप्शन में डाला है, वो क्वेश्चन देखने भी नहीं जाते, करने तो बहुत दूर की बात है, उनका दिमाग ही बंद हो जाता है, सोचते ही नहीं है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था। जबकि बहुत सारे आंसर आप कॉमन सेंस से भी दे सकते हो, ये आपको रियलाइज हो जाएगा जब हम लोग ये यूनिट कंप्लीट करेंगे। तो आपको ये समझना है कि बहुत डिटेल्ड में मत पढ़ना, बट हाँ ऊपर के ऊपर एटलीस्ट आपको बस कीवर्ड्स पता होने चाहिए, क्योंकि 2 मार्क के लिए कीवर्ड्स दिख गए तो सामने वाला मतलब कितना मार्क्स काटेगा रे, काट काट के भी मार्क्स काटने के लिए उसके पास मार्क्स ही नहीं है उस क्वेश्चन को, तो कितने मार्क्स काटेगा वो।
और दे मतलब उसको देने ही पड़ेंगे ना। अगर कीवर्ड्स लिखे हैं तो कितना भी अगर वो ट्राई करे कि आधा मार्क ही दूंगा, एक मार्क तो मिल ही जाएगा ना। तो कीवर्ड्स पर फोकस करो रादर देन स्ट्रेसिंग आउट योरसेल्फ विद द थिंग कि यार हमें सब कुछ आना चाहिए, इज ए एंड द एबीसीडी सारा का सारा। ऐसा मत करना। इकोनॉमिक्स का अप्रोच ये गलत होगा अगर आप इतना अगर गहराई में जाकर करने की कोशिश करोगे तो। स्पेशली ये वाला जो चैप्टर है पूरा ही इंटरनेशनल ट्रेड के 5 यूनिट्स, अगर आप ऐसे करोगे यू आर गॉन। तो ये बात बहुत ध्यान से समझना। या तो ऑप्शन में डालेगा बच्चा, या तो फिर बहुत डिटेल में करने जाओगे तो दोनों सिचुएशन गलत हो जाएंगे। बीच का रास्ता निकालो। बीच का रास्ता मतलब क्या है, बहुत डिटेल में भी नहीं पढ़ने का, ऊपर के ऊपर कीवर्ड्स पढ़ने का, अंडरस्टैंडिंग लेवल रखने का और अपने लैंग्वेज में लिखने का। कोई मार्क्स नहीं काटेगा कीवर्ड्स देखने के बाद। तो ये फोकस रखना। अब इसमें से सबसे पहला जो कैपिटल इनफ्लो या जो भी पैसा का लेन देन होता है वो किस किस तरीके से हो सकता है, उसके 3 तरीके दिए और फिर उसमें और सब पार्ट्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो फॉरेन एड और द असिस्टेंट विच मे बी बिकॉज ऑफ द ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट मतलब क्या, बायलैटरल और डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट ग्रांट्स मतलब क्या, एक कंट्री दूसरे कंट्री को हेल्प कर रही, दूसरी कंट्री तीसरे कंट्री को ग्रांट दे रही। तो ये कहीं ना कहीं इंटर गवर्नमेंट भी ग्रांट दिया जाता है। और इधर अगर आप शब्द देखोगे तो डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन्स है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन ग्रांट एंड लोन। ग्रांट का मतलब क्या है, आपने पैसा दे दिया वापस आने वाला नहीं है। और दूसरा लोन का मतलब क्या, आपने पैसा तो दे दिया लेकिन वो बाद में उस कंट्री को रीपे करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से समझो कि जो चाइना और पाकिस्तान के केस में है, अब चाइना ने जो पाकिस्तान को हेल्प करी है, अब वो बहुत सारे सिचुएशन में देखो कहीं ना कहीं लोन के नाम पर ग्रांट ही है, क्योंकि उनको भी पता है पाकिस्तान उसको उस पैसे को वापस नहीं रीपे कर पाएगा। तो फिर वो पूरा का पूरा जो चाइना का जो भी चाइना जो चाहती है कि पाकिस्तान पर उनका कंट्रोल बन जाए वो बन सकता है। प्लस भारत के जो बॉर्डर्स है उन पर कहीं ना कहीं वो नजर रख पाएगा चाइना, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। तो लोन के नाम पर ग्रांट दी जा रही है वो अलग बात हो गई। वो जो भी चल रहा है वो कहीं ना कहीं फॉरेन इनफ्लो आउटफ्लो उसी का पार्ट है। तो फॉरेन गवर्नमेंट जो भी होगा वो या तो ग्रांट दे सकता है या तो लोन। तो पहले हम लोग ग्रांट वाले टॉपिक्स पर बात करेंगे। फॉरेन एड शब्द है क्योंकि एड या फिर असिस्टेंट का मतलब है रीपे यहाँ पर नहीं करना है। तो एक तो इंटर गवर्नमेंट जो भी ग्रांट दिए जाएंगे, दूसरा मल्टीलैटरल एड फ्रॉम मेनी गवर्नमेंट हु पुल्स फंड्स फ्रॉम द विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक आप सबको पता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसा देती है सारे जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज है, उसके जो भी वर्ल्ड बैंक के जो भी कंट्रीज मेंबर्स होते हैं उनको वो पैसा देती है। तो वर्ल्ड बैंक से जो भी पैसा आएगा मल्टीलैटरल एड के थ्रू, अब ये बहुत कैसे घूमता है पैसा वो सारा डिटेलिंग अभी नहीं समझाऊंगी मैं, बट यस देयर इज अ प्रोसीजर कि ऐसे डायरेक्टली पैसा नहीं मिलता, देयर इज अ प्रोसीजर। उसके बाद आते हैं टाइड एड विद द स्ट्रिक्ट मैंडेट्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ मनी एंड दूसरा होता है अनटाइड मनी। तो ये कीवर्ड्स याद रखना बस, टाइड एड अनटाइड एड मतलब क्या। टाइड मतलब क्या है कि आपको जब पैसा दिया जाएगा उसके बाद ये उसके साथ साथ एक रेस्ट्रिक्शन भी साथ में चलेगा कि आपने जो पैसा इस्तेमाल करना है वो उन्हीं पर्पज से करना है जो पर्पज के लिए आपने पैसा लिया है। एंड अनटाइड मतलब कि आपको पैसा दिया, अब आपकी मर्जी, आपको जैसा इस्तेमाल करना है आप पैसा करो। तो टाइड एड अनटाइड एड। उसके अलावा मल्टीलैटरल एड हो गया, बायलैटरल एड हो गया, मतलब ही ग्रांट के थ्रू हो गया। उसके अलावा फॉरेन ग्रांट्स विच आर वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एजेंसीज और द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या, बाहर की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है देखो इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक, उसके बाद आईएमएफ हुआ, उसके बाद डब्ल्यूटीओ हो गया, बहुत सारे डब्ल्यूएचओ हो गया, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। तो ऐसे ही जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी आपको हेल्प करेंगे। उसके अलावा जो फॉरेन एजेंसीज होंगी वो हेल्प करेगी, फॉरेन कॉर्पोरेशन हेल्प कर सकते हैं, फॉरेन कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस मतलब भी बहुत सारे फॉरेन कॉर्पोरेशंस भी शायद तो आपको हेल्प कर सकता है, गवर्नमेंट आपको हेल्प कर सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारा पैसा जो है वो लेन देन इसका होगा, ये वॉलेंट्री ट्रांसफर किया जाएगा रिसोर्सेज का। अब ध्यान से समझो इसका एक मतलब, नॉट डोंट टेक इट इन अ लिटरल सेंस, बट जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी का जो एशिया कप देखा होगा क्रिकेट मैच का, तो जो श्रीलंका में जो भी उधर के ग्राउंड स्टाफ थे उनको हमने पैसा मतलब जो भी पैसा कमाया था वो पूरा का पूरा उनको दिया गया था एज अ, मतलब जो भी प्राइज मनी जीता था क्रिकेटर उसने वो पैसा पूरा जो भी ग्राउंड स्टाफ है उनको दिया था। तो ये वॉलेंट्री ट्रांसफर उस बंदे ने जैसे किया है, उस बंदे ने उस क्रिकेटर ने जैसे किया था, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन वॉलेंट्री ट्रांसफर करेगा जो कि रीपे नहीं होने वाला। तो ये 4 चीजें हो गई ग्रांट में। उसके बाद आते हैं लोन्स पर। लोन्स में डायरेक्ट लोन तो हो गई,
उसके अलावा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से जो लोन लिया जाएगा, उसके बाद जो भी सॉफ्ट लोन्स होते हैं, सॉफ्ट लोन फॉर एग्जांपल फ्रॉम द एफिलिएटेड वर्ल्ड बैंक सच एज आईडीए। सो सॉफ्ट लोन करके कॉन्सेप्ट होता है जहां पर आपको लोन मिलने के बाद आपको वो रिपे वगैरह करना पड़ता है, लेकिन वो वर्ल्ड बैंक के मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ होता है, तो सॉफ्ट लोन। उसके अलावा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स होता है एंड क्रेडिट फैसिलिटी होता है। मतलब क्या आपने जो भी ट्रेड किया है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके अगेंस्ट आपको क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है ताकि आप लोग वो रीपे तो करोगे पैसा, लेकिन बाद में किया तभी भी चलेगा। तो ये 5 चीजें थी एज अ लोन में। कौन कौन सी? सबसे पहला तो डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन, दूसरा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से आया हुआ लोन, तीसरा सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन शब्द बस इतना दिख गया उनको, मार्क्स मिल जाएगा। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स वर्ड दिख गया, मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी। तो ये 5 चीजें हैं जो लोन के सिनारियो में, लोन के सब पार्ट में आएगी। और आखिरी क्या बचा? डिपॉजिट फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडियंस। डिपॉजिट कैसे? एफडीआई या तो फिर एफपीआई। एफपीआई बॉन्ड, स्टॉक, सिक्योरिटीज में होता है। सिक्योरिटीज मतलब इट कुड बी डेरिवेटिव ऑल्सो। तो सिक्योरिटी जो है वो ब्रॉडर टर्म्स है, शेयर्स, डिबेंचर्स, सब कुछ आता है उसमें। एंड एफडीआई मतलब इंडस्ट्रियल कमर्शियल, इस तरीके से कहीं ना कहीं धंधे में पैसा लगाना इज नथिंग बट एफडीआई। तो एफपीआई एंड एफडीआई, एनआरआई से डिपॉजिट लेना। उसके बाद लोन 4 तरीके हैं। एक तो ग्रांट में सब पार्ट 4 थे। एक तो बायलैटरल, फिर मल्टीलैटरल एड, फिर अनटाइड टाइड एड, एंड लास्ट वाज द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो वॉलेंट्री ट्रांसफर करेगा पैसा। ये सारा ग्रांट में था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था लोन। लोन में डायरेक्ट लोन, सॉफ्ट लोन, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ईसीबी जिसको हम बोलते हैं, ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी, ये था आपका लोन में। और तीसरा था फिर उसके बाद एनआरआई पैसा जो डिपॉजिट जो दे रहा है वो, एंड एफडीआई एंड एफपीआई। तो इस तरीके से आपको पैसा आएगा। अब उसमें सबसे पहला फोकस जो किया है वो एफडीआई पर किया है। बहुत सारे सेम डेफिनेशन है जो मैंने आपको सिखाया है 2 तरीके से। एक तो आईएमएफ वाला डेफिनेशन सिखाया आपको 10% से ज्यादा वाला, और दूसरा ओनरशिप वाला। वही चीज को एक्टिव पैसिव करके लिखा है। ध्यान से देखो क्या क्या लिखा है। ये जो भी मैंने हाईलाइट किया है सिर्फ उतने लाइंस, आपको अगर आता है एग्जाम में क्वेश्चन एफडीआई पर 3 मार्क का, मे बी आपको ऐसा बोले कि शॉर्ट नोट लिख देना, तो आप लोग सिर्फ ये जो जितना भी हाईलाइट किया उतना लिखा, मोर देन सफिशिएंट है। और इवन आफ्टर दैट ऑल्सो, या आगे जाकर हम लोग एफडीआई एंड एफपीआई का एक डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट देखेंगे। आप बस वो डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट भी याद कर लिया और डिफरेंशिएशन लिखने की जगह पर सिर्फ एफडीआई वाला साइड लिख दिया, फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे, चिंता नहीं करना। आपको ये पता होना चाहिए, आपको जो इन्फॉर्मेशन पता है उसका सही तरीके से बस कहाँ पर प्लॉटिंग करना है आंसर में, उतना दिमाग लगा देना बस, बाकी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एफडीआई मतलब क्या बोला है? देखो, एफडीआई इज नथिंग बट व्हाट? द एक्ट of acquisition or construction of physical capital, act of acquisition or the construction of physical capital by a firm from one country to another, from one country in another country। एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जो पैसा जा रहा है फिजिकल कैपिटल के एक्विजिशन के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए। मतलब क्या कि चलो मान लो फेसबुक ने, 2 मिनट के लिए अज्यूम करो कि फेसबुक ने जो है वो इंडिया की कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके बिजनेस में पैसा लगाया ताकि कंस्ट्रक्शन किया जाए कहीं ना कहीं बिल्डिंग्स का और या रियल एस्टेट का, वट एवर वे से। तो कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्विजिशन के लिए पैसा दिया जा रहा है। ये जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस वेयर डिफाइंड बाय द रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री एक्वायर्स द ओनरशिप ऑफ द एसेट ऑफ द अनदर। वही समझा रही थी मैं, एसेट, दूसरी कंट्री का जो भी एसेट है उस कंट्री के एसेट में आप लोग पैसा लगा रहे हो। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर एक बात लिखी है, प्रोसेस वेयर बाय द रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री acquires the ownership of an asset in the another country। तो यहाँ पर and such movement of capital involves ownership, control as well as the management of the asset in the host country। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भी पैसा लगाया जा रहा है दूसरी कंट्री के, या तो ऑर्गेनाइजेशन में या इवन समटाइम्स गवर्नमेंट को भी दिया जा सकता है। मतलब यूएसए गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट को पैसा देगी, या फेसबुक जो है वो जियो में पैसा इन्वेस्ट करेगा। इट्स बोथ वेज, दोनों भी सिचुएशन में क्या होगा, वो एफडीआई माना जा सकता है या तो एफपीआई माना जाएगा। बट यहाँ पर क्या होगा, कंट्रोल है तो एफडीआई, कंट्रोल नहीं तो एफपीआई। उसके अलावा और एक आईएमएफ ने क्या डेफिनेशन दिया है, balance of payment, on the balance of payment is all the investment involving long term relationship and reflecting lasting interest on and the control of the resident entity in one economy in the enterprise resident इन एन इकोनॉमी अदर देन द डायरेक्ट इन्वेस्टर। मतलब क्या, बेसिकली सिंपल है, आप लोग डायरेक्टली किसी कंट्री में मतलब गवर्नमेंट को पैसा देने की बजाय आपने किसी कंपनी के थ्रू आपने उस कंपनी का ओनरशिप लेकर पैसा लगाया हो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की बजाय उस कंट्री में आपने
किसी एंटरप्राइज में पैसा लगाकर इन्वेस्टमेंट किया हो। उसके अलावा ये सेम चीज वापस से नॉट ओनली द इनिशियल ट्रांजैक्शन, हाँ बस ये ध्यान रखना जब एफडीआई होता है तो सिर्फ एक इनिशियल ट्रांजैक्शन के लिए वो बंदा नहीं आया है। नॉट ओनली द इनिशियल ट्रांजैक्शन एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टर एंड एंटरप्राइज, मतलब जो भी बंदा पैसा लगा रहा है, जिस भी कंपनी में लगा रहा है, उस कंपनी में सिर्फ एक पैसा इनिशियली जो पैसा डाला है सिर्फ उसके लिए वो नहीं आया है, बट ऑल्सो फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन, जितने भी आगे जाने के बाद जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, एंड अमंग द एफिलिएटेड एंटरप्राइजेस बोथ इनकॉर्पोरेटेड एंड अनइनकॉर्पोरेटेड। मतलब क्या इनकॉर्पोरेशन, आई होप सो कंपनीज एक्ट आपका इतना स्ट्रांग होगा कि आपको समझेगा कि मतलब क्या होता है इनकॉर्पोरेटेड एंड अनइनकॉर्पोरेटेड का। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, फिर वो इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो या अनइनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब बेसिकली जो रजिस्टर नहीं है, जो बॉडी कॉर्पोरेट का अगर डेफिनेशन देखा होगा आप लोगों ने लॉ में, तो आपको समझ गया होगा कि क्या बात कर रही है। वो जो एक्सक्लूड वाली जो कैटेगरी है बॉडी कॉर्पोरेट की, उनकी भी बात हो रही है। तो ये इनमें जो पैसा लगाया जा रहा है सिर्फ एक ट्रांजैक्शन वाला पैसा नहीं, जो भी सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस होंगे उन सब के लिए वो कहीं ना कहीं फोकस रख रहा है, वो होता है एफडीआई। इसके अलावा आईएमएफ ने जो डेफिनेशन दिया है वो ये है, एटलीस्ट 10% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स और द वोटिंग पावर इन द पब्लिक और द प्राइवेट एंटरप्राइज बाय एनआरआई मेक्स इट एलिजिबल टू कैटेगराइज एज एफडीआई। तो मैंने आपको पहले ही समझाया 10% या उससे ज्यादा अगर है, एटलीस्ट 10% या उससे ज्यादा एफडीआई, 10% के नीचे तो एफपीआई, तो इसलिए रिलायंस जियो एफपीआई है। उसके बाद जो तीन एफडीआई के तीन कैटेगरीज है, मतलब क्या एफपीआई करने के लिए, एफडीआई करने के लिए तीन कैटेगरीज है, या तो आप इक्विटी कैपिटल में डायरेक्टली पैसा लगा दो, या तो फिर आप रिटेन अर्निंग्स में पैसा लगाओ। रिटेन अर्निंग्स का पैसा मतलब क्या, कि जो आपको प्रॉफिट आया है उसी को वापस से आपने प्लाउ बैक कर दिया, तो जो भी आपको प्रॉफिट का हिस्सा आया था वही आपने उसी कंपनी में वापस लगा दिया। तो जैसे अभी फेसबुक को अज्यूम करते हैं हम लोग कि 10% आया, अज्यूम करो 100 करोड़ मिला था, अज्यूम 2 मिनट के लिए, तो वही 100 करोड़ वापस से इन्वेस्ट कर दिया। तो उसी बिजनेस का पैसा अपने लिए यूज करने की बजाय उसने क्या किया, उसी बिजनेस में लगाया, क्योंकि उसको बिजनेस में इंटरेस्ट है, तभी कोई भी ऐसा स्टेप लेगा। तो इसीलिए रिटेन्ड अर्निंग्स। एंड लास्ट इज अदर डायरेक्ट कैपिटल। अदर डायरेक्ट कैपिटल मतलब क्या, कि एक ब्रांच से लोन लेकर दूसरी ब्रांच में पैसा देना। मतलब क्या, कि आपके अज्यूम करो यहाँ पर एक कंपनी है, बाहर भी एक ब्रांच है, तो बाहर से यहाँ पर इस ब्रांच में जो भी है वो पैसा ट्रांसफर करना भी कहीं ना कहीं एफडीआई का ही जरिया माना जाएगा। अब एफडीआई कौन कौन कर सकता है, ध्यान से देखना। एफडीआई कर सकता है इंडिविजुअल, इनकॉर्पोरेटेड या फिर अनइनकॉर्पोरेटेड पब्लिक या प्राइवेट एंटरप्राइज। उसके अलावा एसोसिएटेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में हो सकता है, गवर्नमेंट एजेंसीज, स्टेट ट्रस्ट, गवर्नमेंट कंपनी, सब में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, प्लस कॉम्बो भी किया जा सकता है। मतलब एफडीआई कौन कर सकता है और किस में कर सकता है, उसका तरीका दोनों का आप बोल सकते हो सेम ही है। मतलब क्या, कि एक बाहर का बंदा इंडिया की कंपनी में पैसा लगाए, या फिर इंडिया का कोई पर्सन है वो बाहर पैसा लगाए, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये एफडीआई के तरीके हैं, मोड्स ऑफ एफडीआई है। और ये जो मोड्स है एफडीआई के, वो उसके बाद जो आपको समझना है, देखो आपको पहले क्या समझना था कि किस तरीके से एफडीआई हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन जगह पर पैसा लगाने के बाद आप बोल सकते हो आप एफडीआई में हो। उसके बाद कौन कौन एफडीआई कर सकता है वो देखा हमने। अब हम ये देख रहे हैं कि एफडीआई के तरीके, जो एफडीआई किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। 2-3 तरीके हैं। वन इज हॉरिजॉन्टल एफडीआई, मतलब क्या, वर्टिकल एफडीआई मतलब क्या, कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई मतलब क्या। तो यहाँ पर मैंने एक ही एग्जांपल में सब कुछ लिया है, ध्यान से देखना क्या एग्जांपल है। अगर फोक्सवैगन जो है, ठीक है, फोक्सवैगन जर्मनी बेस्ड कंपनी है, वो इंडिया में आकर बिजनेस कर रही है ना, सेम बिजनेस फोक्सवैगन की कार के मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का बिजनेस कर रही, सेम बिजनेस कर रही, तो फिर वो वर्टिकल बिजनेस हुआ। वो क्या हुआ, वर्टिकल एफडीआई हुआ। अगर ऐसा होता है कि फोक्सवैगन जो है वो इंडिया में आकर कोई फॉरवर्ड या बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाला बिजनेस कर रहा है, मतलब क्या, कार मैन्युफैक्चरिंग, फोक्सवैगन कार है, तो अब कार की बजाय उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इंजन या टायर मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, किसने, फोक्सवैगन ने, इंडिया में आकर। तो फिर वो क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल बन जाएगा। एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। और तीसरा आता है कॉन्ग्लोमरेट, मतलब क्या, फोक्सवैगन ने आकर इधर कोई रेस्टोरेंट का चेन स्टार्ट कर दिया, या फिर फोक्सवैगन ने आकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर दिया, तो कोई कोरिलेशन ही नहीं है दो बिजनेसेस का। गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग किधर है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहीं और है, तो ये दो एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं रख रहे। तो अगर रिलेशन ही नहीं है दोनों बिजनेसेस का, जो बाहर की कंपनी इंडिया में आकर कर रही है, तो फिर आप उसको क्या बोलोगे, कॉन्ग्लोमरेट
कॉन्ग्लोमरेट क्या बोल सकते हो, कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। तो क्या क्या लिखा है ये एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से 3 मार्क के लिए आएगा ज्यादा से ज्यादा, और पूछेंगे कि एफडीआई कैसे कैटेगराइज होगा। तो 3 है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमरेट। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टर जो है एस्टैब्लिश करता है सेम टाइप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, सेम टाइप है तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल हुआ। अगर डिफरेंट फ्रॉम है एक दूसरे, जो भी आपका उधर बिजनेस है उससे अलग आपने कुछ ऐसा बिजनेस यहाँ पर किया है, बट वो ऐसा है कि आपके बिजनेस से ही या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, या तो डिस्ट्रीब्यूशन चेन में कुछ कर लिया, या फिर बाहर जो रॉ मटेरियल है उस फील्ड में कुछ कर लिया आपके कार मैन्युफैक्चरिंग के ही, तो फिर उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा वर्टिकल। एंड कॉन्ग्लोमरेट का मतलब क्या है, ऐसा बिजनेस जो अनरिलेटेड है, कोई कनेक्शन ही नहीं है एक दूसरे के बिजनेसेस के साथ, तो फिर वो आपको क्या बोला जा सकता है, उसको कॉन्ग्लोमरेट बोला जा सकता है। यहाँ पर एक ध्यान से समझना, ये अनदर कैटेगरी, मतलब कॉन्ग्लोमरेट में ही और एक कैटेगरी उन्होंने क्रिएट कर दी है, टू वे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये नेक्स्ट लेवल है, ध्यान से समझना इसका मतलब क्या है। टू वे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऐसा आएगा, 2 मार्क के लिए आएगा, पूछेंगे टू वे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या। तो ये जो कैटेगरी है ये थोड़ा एक्सटेंडेड कैटेगरी बनाई है कॉन्ग्लोमरेट की ही। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। टू वे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप क्या करो, आपकी सपोज मान लो इंडिया में जो है वो राइस, जो आपको याद होगा तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी हमने सीखा था यूनिट नंबर 1, है ना, यूनिट नंबर 1 सीखा हुआ आपको याद होगा तो, इंटरनेशनल ट्रेड का। तो उसमें हमने सीखा था एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। तो उसमें क्या सीखा था, जो भी कंट्री का जो प्लस है वो बनाए और फिर वो एक्सपोर्ट करे। जैसे हमने देखा था इंडिया में राइस एंड यूएसए का वाइन, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो हमने देखा था वहां पर गुड्स के केस में, है ना। तो इधर भी क्या करना है, टू वे इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, एक रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में किसी चीज के लिए इन्वेस्टमेंट करेगी। जैसे लेबर, ठीक है, यूएसए वाले लोग इंडिया के लेबर में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हम जो है वो लेबर इंटेंसिव कंट्री है, लेकिन यूएसए जो है वो मे बी कैपिटल इंटेंसिव और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव कंट्री है। तो हम क्या करेंगे, उनका जो इन्वेस्टमेंट जो इनोवेशन है उसका फायदा हम लेंगे और हमारे लेबर का फायदा वो लेंगे। तो हमारे लेबर्स को वो काम देंगे, उनके टेक्नोलॉजी के लिए उनके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करेंगे। तो इसलिए हमने उनके कंट्री में इन्वेस्ट किया है और उनकी कंट्री ने हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस तरीके से चलता है टू वे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आई होप सो आपको समझ गया। देखो इधर लिखा है जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है एक की और दूसरी है कंप्यूटर इंडस्ट्री, तो आप एक दूसरे के इंडस्ट्री में आप पैसा लगाकर आप आगे बढ़ जाओ। तो ये कौन सा हुआ हमारा, हमने कौन सा देखा, एफडीआई। तो अभी तक आपको सिर्फ इतना समझना है एफडीआई का मतलब। उसके बाद देखना है एफडीआई में अगर पैसा लगाना है तो कौन कौन से बेस से लगा सकते हो, तीसरा कौन कौन कैसे लगाएगा, एंड चौथा जो आपको इंपॉर्टेंट है कौन से कैटेगरीज है एफडीआई की, इतना याद रखना, बाकी दिमाग में ज्यादा कुछ कचरा नहीं भरना। उसके बाद आएंगे एफपीआई। एफपीआई मतलब क्या, 10% से कम होना चाहिए। अब क्या लिखा है देखो, एफपीआई इज व्हाट, एफपीआई को हम लोग इकोनॉमिस्ट जो है वो कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल भी बदले, मतलब क्या, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो ऑफ व्हाट इकोनॉमिस्ट कॉल फाइनेंशियल कैपिटल रादर देन रियल कैपिटल। वाई सो, रियल कैपिटल का मतलब है कि आपको धंधे पर कंट्रोल करना है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट जब है तब हम सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल की बात करते हैं कि पैसा लो, अपना पैसा बढ़ाओ और बाहर निकलो, वो होता है फाइनेंशियल कैपिटल। और रियल कैपिटल मतलब आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है। तो एफपीआई का मतलब क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल रादर देन रियल कैपिटल। तो आप ये शब्द भी इवन एफडीआई में भी सेम चीज आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप उधर लिखो कि एफडीआई इज फ्लो ऑफ व्हाट इकोनॉमिस्ट थिंक एज अ रियल कैपिटल रादर देन फाइनेंशियल कैपिटल। सिंपल, एक स्टेटमेंट दोनों जगह पर इस्तेमाल हो जाएगा। एंड डज नॉट इन्वॉल्व द ओनरशिप और द कंट्रोल ऑन द पार्ट ऑफ इन्वेस्टर, कंट्रोल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है, ब्रिटिश बैंक ने जो है इटालियन कंपनी में पैसा लगाया है, या स्विस गवर्नमेंट ने कोई फ्रांस बेस्ड कंपनी में पैसा लगाया है, तो बेसिकली सिर्फ पैसा लगाया, बाहर निकलो और पैसा बढ़ाकर निकल जाओ वहां से। These flows of financial capital have the intermediate effect on the balance of payment and exchange rate rather than production and income generation। अच्छा लाइन था ये, ध्यान से समझना। एफडीआई क्यों करते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर प्रोडक्शन करना है, मे बी बिजनेस डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेना है, बिजनेस को एक्सपांड करना है ना, प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, इनकम बढ़ा रहे वो लोगों का जीडीपी ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, टोटल पूरा चेंज होगा एफडीआई की वजह से। बट एफपीआई का मतलब क्या है, फोकस क्या है, आओ अपना पैसा बढ़ाओ और बाहर निकलो। तो इसकी वजह से यहाँ पर कहां पर असर होगा, एफपीआई का असर होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट पर। क्यों, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता है कैसे चलता है कि इनफ्लो आउटफ्लो का नेट होता है वो। तो फिर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट पर असर किसका होगा, एफपीआई का। और एफडीआई का असर किस पे होगा,
जो भी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, टोटल ग्रोथ, जीडीपी, उस पर होगा एफडीआई का असर। और एफपीआई सिर्फ दो जगह पर बोला है, वन इज फॉरेन एक्सचेंज रेट्स एंड सेकंड इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट पर कैसे कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, उसके बेसिस पर एक्सचेंज रेट चेंज होंगे। ये फोर्थ यूनिट में ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद एफपीआई इज नॉट कंसर्न ईदर द मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज और इट डू नॉट हैव एनी इंटेंशन टू कंट्रोल वोटिंग पावर, मैनेजिंग अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इसका कोई इंटेंशन नहीं होता, ये सिर्फ रेम्यूनरेटिव रिटर्न के लिए आया है। रिटर्न जनरेट करो और बाहर निकलो, बस इतना ही फोकस है। ये आप हाईलाइट करके रख देना, इतने ही कीवर्ड्स लिख दो, मार्क्स आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। उसके बाद ये शॉर्ट टर्म बेसिस पर होता है। बिलो 10%, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, बिलो 10% होता है जब भी आप एफपीआई करते हो। इट माइट इन्वेस्ट एंड मे नॉट शिफ्ट देयर कैपिटल विद द चेंज इन द प्रोस्पेक्ट्स। मतलब कि ये बेसिकली स्पेक्युलेटिव बेसिस पर होता है कि वो क्या करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर शिफ्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी। एफडीआई के केस में थोड़ा डिफिकल्ट होता है कई जगह पर आपका बिजनेस स्टार्ट करके बंद करना, लेकिन एफपीआई में क्या, आपने पैसा लगाया, बाहर निकलो, दूसरी जगह पैसा डाल दो। तो एफपीआई इज क्वाइट इजियर एज कंपेयर टू एफडीआई, जिसमें आप कंट्री वाइज शिफ्ट हो सकते हो कि कोई कंट्री बूम पर इस वक्त चल रही है, आप उधर पैसा लगा दो। अभी जैसे इंडिया बूम पर चल रहा है तो सब लोग इंडिया में पैसा लगा रहे हैं, पहले कहीं और लगा रहे थे। तो इस तरीके से आप पैसा या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो सकता है। अब ये जो डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ आए ना आए इतना करके जाना, क्योंकि डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट आया तभी भी लिख पाओगे, एफडीआई पर आया तभी भी लिख पाओगे, एफपीआई पर आया तभी भी लिख पाओगे। तो क्या लिखा है देखो, एफडीआई में क्या लिखा है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ फिजिकल एसेट। ठीक है, फिजिकल एसेट। उसके अलावा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट चाहिए। उसके अलावा डिफिकल्ट होता है विड्रॉवल, अभी वही बात समझाई मैंने। अब इसी के साथ साथ कंपैरिजन भी कर लेते हैं अपन। एफपीआई में क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट है, इधर फिजिकल एसेट थे, इधर फाइनेंशियल एसेट है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर लॉन्ग टर्म था, यहाँ पर शॉर्ट टर्म है। विड्रॉवल आसान यहाँ पर होगा, एफपीआई में होगा, पैसे लो निकलो, एफडीआई में नहीं हो सकता। ये स्पेक्युलेटिव नहीं है, धंधा करने आए हो, स्पेक्युलेशन नहीं होता धंधा, यहाँ पर स्पेक्युलेशन है। ये टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर करते हैं, ये नहीं करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, लेबर, वेजेस पर असर होगा, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा, मतलब एफडीआई में होगा, यहाँ पर नहीं होगा एफपीआई में। एनकरेज द इंटरेस्ट इन द मैनेजमेंट कंट्रोल, इधर नहीं है। इसके अलावा सिक्योरिटी सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के पर्पज से है, इधर नहीं है। तो सेम चीज को बार बार दोहराया है, आप बस ये पॉइंट्स को याद जरूर कर लेना, सारे के सारे जितने भी लिखे हुए हैं। तो एक बार फिर भी मैं रिवाइज करा देती हूँ, इधर रियल एसेट और फिजिकल कैपिटल, इधर जो भी है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल है। उसके बाद ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर विड्रॉ नहीं कर सकते पैसे को जल्दी। ये स्पेक्युलेटिव नहीं होता है, ये स्पेक्युलेटिव होता है एफपीआई। उसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एफडीआई में होगा, इधर नहीं होगा। डायरेक्ट लेबर, एम्प्लॉयमेंट, कैपिटल, जीडीपी, सब पर असर होगा एफडीआई में, इधर नहीं होगा। ये सिर्फ कंट्रोल, ये कंट्रोल के लिए, ये नहीं है। इधर सिक्योरिटी के लिए सिर्फ है, इधर डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए, इधर सिक्योरिटी के लिए। ये अच्छा वर्ड है, डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पर। और इसके अलावा तुम 10% वाला जो आईएमएफ का डेफिनेशन है वो भी लिख सकते हो। बस इतना लिख दो, बहुत मार्क्स मिल जाएंगे। अब रीजन क्या क्या है इन्वेस्टमेंट के, ये कॉमन सेंस से लगाना। ठीक है, जितना भी लिखा है, जितना हाईलाइट किए हो, वो अपने आप सिर्फ कीवर्ड्स देख लो, अपना कॉमन सेंस लगाओ। अब तुम मुझे बात बताओ, बाहर वाले लोग इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? आपको नहीं समझ में आता, आपको नहीं समझ में आता कि क्यों करेंगे, आप अपना कॉमन सेंस नहीं लगाकर लिख सकता इंसान। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। मैंने तो आगे आगे तो पॉइंट्स पर हाईलाइट भी नहीं किया, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गए। 10 पॉइंट आपने देख लिए, 10 में से 8, ज्यादा से ज्यादा आपको लिखना 8 ही पॉइंट पढ़ने वाला है। तो उतने पॉइंट्स देख लो, उसके कीवर्ड्स देख लो, उतना ही लिखो, ज्यादा फैलने का नहीं है इकोनॉमिक्स के पेपर में। बी प्रिसाइज, बी ऑन पॉइंट इकोनॉमिक्स के पेपर में जब बात सीए इंटर की होगी। तो ध्यान से समझ लो क्या क्या लिखा है। सबसे पहला, इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंस, एक दूसरी कंट्री पर एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करके इंडिपेंडेंट बढ़ता है। उसके अलावा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट होगा, सब्सिडरीज एंड एफिलिएट के थ्रू। मतलब क्या, एफिलिएट्स इज नथिंग बट एसोसिएटेड कंपनी। अभी आपको समझता एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है, सब्सिडरी कंपनी मतलब 50%, 30%, 20%, ये सब आपको समझता है। तो इसके थ्रू आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लार्ज स्केल पर ऑपरेशन हो सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो सकता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होगा, प्रोडक्शन नॉलेज एंड मैनेजरियल स्किल होगा। उसके साथ साथ प्रॉमिसिंग होता है कि अवॉइड करो आप फ्यूचर कंपटीशन को। मतलब क्या रे, ध्यान से समझो, फ्यूचर कंपटीशन को अवॉइड करने का मतलब क्या, कि देखो आप अगर बाहर की कंट्री में मतलब कोई सिमिलर बिजनेस कर रहा है, तो उनके साथ ही आप जुड़ जाओ ना, ताकि आप कंपटीशन कम हो जाए और दोनों साथ में मिलकर एक दूसरे को सिनर्जी बेनिफिट दे सके। तो वो हो सकता है। डिजायर टू प्रोक्योर द फॉरेन फर्म टू अवॉइड द फ्यूचर
ये हो चुका है। उसके बाद रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, मतलब क्या अपनी कंट्री में अगर डाउन चल रहा हो तो जरूरी नहीं कि दूसरी कंट्री भी डाउन ही हो रही होगी, तो वहां पर शायद ग्रोथ हो रहा होगा, तो आपका पैसा तो बढ़ेगा, रिस्क तो डाइवर्ट हो रहा है। एक कंट्री में पैसा लगाने की जगह आपने 2 कंट्रीज में 3 कंट्रीज में पैसा लगाया है, तो उसकी वजह से रिस्क डाइवर्सिफिकेशन होगा। ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी होगी, कॉमन बॉर्डर्स जिनके होते हैं, कॉमन लैंग्वेजेस जिनके होते हैं, उनके लिए टाइम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का सेविंग होगा। कैसे, जैसे नेपाल और अपना बॉर्डर सेम है ना, तो करेंसी भी इवन सेम है, तो आप करेंसी एक्सचेंज और आपका टाइम भी सेव, ट्रांसपोर्टेशन सेव, ये सारी चीजें हो सकती है। इसके अलावा ट्रेड पेमेंट्स ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में आपको एक क्या बोल सकते हो, आपका एक वर्थ होगा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होंगे रिसोर्सेज के। उसके अलावा लार्ज एंड रैपिडली हाई पोटेंशियल इमर्जिंग मार्केट क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि 2 कंट्री, देखो 2 लोग साथ में आकर भले कितना भी झगड़ा कर ले, बट एट द एंड 2 लोगों के सिनर्जीज अगर मैच हो गए, प्लस पॉइंट अगर मैच हो गए, तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर 2 लोग ये कर सकते हैं तो 2 कंट्रीज मिलाकर तो कितना कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए मार्केट ग्रोथ होगा, इजी होगा पेनिट्रेशन करना, क्योंकि आप लोग को इजी पड़ जाएगा ना कि कितना आपको टैक्स देना है नहीं देना है, आपका वो ट्रांजैक्शन सही हो जाएगा। अगर आपकी गवर्नमेंट का दूसरी गवर्नमेंट के साथ, दूसरे फॉरेन कंट्री के गवर्नमेंट के साथ रिलेशन अच्छा है, तो आपको मे भी कम टैक्स भरना पड़े। ये भी हम लोग देख चुके थे, सेकंड यूनिट अगर याद होगा तो, मोस्ट फेवर्ड नेशन वगैरह शब्द अगर आपको याद होंगे तो इस तरीके से आपको जो भी अभी इसके बाद के जितने भी पॉइंट, देखो ऑलरेडी मैंने कितने, ऑलरेडी हमारे 8 पॉइंट हो चुके थे, नहीं 12 पॉइंट हो चुके हैं। अब 12 में से ऑलरेडी आप 8 तो सोच ही सकते हो। इसके अलावा आपको और जितने भी पॉइंट्स चाहिए, उसके अलावा थोड़े बहुत और मैंने जो देखे हैं, हाई रेट ऑफ ग्रोथ, हाई जीडीपी, हाई पर कैपिटा इनकम, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये तो इतना तो आपको दिमाग में आ जाएगा, है ना। डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट होता है, टैक्स डिफरेंशिएशन एंड टैक्स पॉलिसीज होता है, तो आप लोगों के लिए एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट कर सकते हो आप लोग। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स है वो आप लोग खुद अपने मन से क्रिएट करके लिख सकते हो। जितने भी बोले हैं उसमें से 8 याद करने की जरूरत है, 8 नहीं तो 10 याद कर लेना, कम से कम 8 तो लिख पाओ इस हिसाब से। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ये आप लोग का होमवर्क होगा, आपको करना है करो, नहीं करना है छोड़ देना, जरूरी नहीं है। इस पर ज्यादा कोई कुछ ऐसा रिलेशन वगैरह पे क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी 10 चीजें हैं और पूछने के लिए, तो उनको फोकस करने की जरूरत नहीं है उस पार्ट पर। अगला, मोड्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या क्या मोड्स है, किस तरीके से बाहर वाले लोग इंडिया में। अब देखो यहाँ पर क्या समझना है आपको, मोड्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। हमने जो पहले देखा कि इक्विटी कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जो पैसे जा रहा है, वो जो है वो फ्लो कैसे होगा, वो पैसे का वो है। इसके अलावा आपको ये समझना है कि ये तरीके होंगे वो पैसे को फ्लो करने के, मतलब किसी ना किसी कंपनी में अगर पैसा लगाना है तो मर्जर एक्विजिशन से पैसा लगाओ, या फिर कंट्रोलिंग वे से लगाओ, ओपनिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी के थ्रू पैसा लगाओ। तो एफिलिएट, जैसे एफिलिएट कंपनीज होती है, एसोसिएट बोल दो या जॉइंट वेंचर बोल दो, एफिलिएट मतलब साथ में आकर काम करने वाले, हेल्प करके काम करने वाले, तो आप उस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन द वैरायटी ऑफ वेज। कौन कौन से वेज से आप पैसा लगाओ, इक्विटी में, रिटेन में, या जो भी पैसा ट्रांसफर कर रहे हो उसके लिए। सबसे पहला, ओपनिंग ऑफ सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी, कि बाहर की कंपनीज ने इंडिया में कोई अपना बिजनेस खोल दिया, ये जैसे बाय वे ऑफ अ सब्सिडरी और समथिंग, जैसे इन्होंने क्या अपना एप्पल का भी स्टोर ओपन हुआ है, वैसे ही वो चाहे तो सब्सिडरी कंपनीज बड़े लेवल पर अपना ओपन कर सकते हैं। तो उस तरीके से सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी। दूसरा, इक्विटी इंजेक्शन ओवर द ओवरसीज कंपनी, बाहर की कंपनी से इंडिया की कंपनीज में पैसा लगा दो, इंजेक्शन वगैरह समझता, आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस, सब कुछ पहले यूनिट में, पहले चैप्टर में ही था जीडीपी वगैरह में। एक्वायरिंग और कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनी, कि हमने बाहर की कंपनीज में पैसा लगा दिया किसी ना किसी वे से, फिर जीडीआर हो सकता है, एडीआर भी हो, आप इसमें लेकर आ सकते हो, एक्वायर कर सकते हो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। उसके अलावा मर्जर्स एक्विजिशन हो सकता है, ज्वाइंट वेंचर हो सकता है फॉरेन कंपनीज का, जैसे स्टारबक्स एंड टाटास जो है वो ज्वाइंट वेंचर तो नहीं, वो स्ट्रेटेजिक अलायंस है, बट दैट काइंड ऑफ अ थिंग कि बाहर की कंपनीज जो भी है वो इंडिया के कंपनीज को आपको गाइड कर सकती है। जैसे इवन जो एलन सोली या जो मैंने उस दिन के जो भी स्टोर्स है इंडिया में, वो सारे आदित्य बिरला के थ्रू रूट होते हैं, तो आप इस तरीके से आकर इंडिया में पैसा लगा सकते हो। इसके बाद ये 2 अच्छा लिखा हुआ है उन्होंने, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड मतलब क्या, कि एस्टैब्लिश न्यू ओवरसीज एफिलिएट, मतलब क्या कि नई कोई, तो आप ऐसे ही देखो, फॉर फ्रेशली स्टार्टिंग प्रोडक्शन बाय पेरेंट कंपनी, मतलब क्या होल्डिंग कंपनी बाहर है, उस बाहर की होल्डिंग कंपनी की कोई कंपनी है जो इधर इंडिया में फॉर्म हुई है, और
पूरा का पूरा नया बिजनेस स्टार्ट कर रही है, तो वो कौन सा होगा? ग्रीन फील्ड होगा। और ब्राउन फील्ड का मतलब क्या होता है कि ब्राउन फील्ड मतलब जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है सिर्फ उसी में आप आगे बढ़ाओ। मतलब क्या, देखो इधर का मतलब है कि पूरा को पूरा मे बी पूरी की पूरी बिल्डिंग ही आपको खड़ी करनी है। इधर क्या है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसी में थोड़ा बहुत कर रहे हैं, या पूरी की पूरी मशीनरी जो है वो आपको इधर कोई पूरा पूरा प्लांट बनाना हो। या फिर इधर क्या कर सकते हो आप ग्राउंड फील्ड में, कि जो एग्जिस्टिंग प्लांट ऑलरेडी शायद किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का होगा, उसी प्लांट को थोड़ा सा अपने तरीके से मॉडिफाई करके उधर ही काम स्टार्ट कर दो। तो ये ब्राउन फील्ड एंड ग्रीन फील्ड, ये शब्द आने चाहिए एग्जाम में। जैसे ये शब्द दिखे मार्क्स मिल जाएंगे, ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ये क्लियर है क्या? ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते भी है तो स्टार मार्क करके रख देना, याद कर लेना। एक बार राइटिंग एक बार गो थ्रू कर लेना, लिख देना। सब्सिडरी, एसोसिएट, मर्जर एक्विजिशन, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, बाहर की कंपनी में पैसा लगा दिया, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, बस इतना लिख दिया, मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई। अब आप एक बात बताओ, बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? ऑब्वियसली इनकम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कोरिलेशन बढ़ेगा, कॉपरेशन बढ़ेगा दो कंट्रीज के बीच का, मार्केट क्रिएट होगा। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ा तो डिमांड सप्लाई ज्यादा होगा, सबका ही ग्रोथ होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होगा, और बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें सेम देखो। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो है, इवन यहाँ पर ये एक अच्छा पॉइंट लिखा है कि क्या है, बाहर की कंट्री कंपनीज अगर इंडिया में आ रही है तो जो डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस है उनके लिए क्या है, उनको भी परफॉर्म अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर की कंपनीज आ रही है। जैसे अमेजोन आ रहा था, तो अमेजोन आया है मतलब अमेजोन है, तो अमेजोन की वजह से हम लोग इतने ऑनलाइन, अमेजोन के बाद क्या, और रादर आई वुड से बहुत ज्यादा ऑनलाइन पर शिफ्ट हो चुके हैं ना। तो जो ऑनलाइन पर हम बहुत ज्यादा शिफ्ट हुए हैं, तो डोमेस्टिक जो लोग थे उनको टेंशन था, डोमेस्टिक सेलर को, यार अपन कैसे अब आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए वो क्या करना स्टार्ट कर दिए, जो कि यहाँ पर बहुत लेथार्जिक थे, उन लोगों ने भी अपने लिए कॉस्ट एफिशिएंट वेज ढूंढना स्टार्ट किया, कि कैसे हम लोग कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से हमारी क्वालिटी इंप्रूव करें, एफिशिएंसी बढ़ाए, कॉस्ट कम रखे, कस्टमर इज अ किंग की तरह ट्रीट करे उसको, ताकि इज्जत भी देनी पड़ेगी ना कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर बोलेगा तुम दे रहे अच्छे से तो ठीक है, नहीं तो दूसरे के पास चले जाता हूँ। तो इसीलिए ये एक अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला है। उसके अलावा जो भी है इंटरनेशनल कैपिटल जो भी फ्लो होंगे वो डोमेस्टिक सेविंग में आप ज्यादा उसका इस्तेमाल कर सकते हो, सपोर्टेड बाय डोमेस्टिक सेविंग, जिसकी वजह से आपका आउटपुट या जीडीपी भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो सेविंग है वो बैंक में डाल दोगे तो बैंक से जो पैसा है वो आगे एज अ लोन जाएगा, तो वो जो आपका पूरा साइकिल घूमने वाला है उसकी वजह से जीडीपी इंप्रूव हो सकता है। उसके अलावा जो डेवलपिंग नेशंस है उनको डेवलप कंट्रीज का बहुत सारा ज्ञान, नॉलेज, एक्सपीरियंस की वजह से वो भी आगे बढ़ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा उनको, पॉलिटिकल स्ट्रक्चरल सिस्टम, लीगल सिस्टम, जैसे बहुत सारे इंडिया के लॉज हम लोगों ने बाहर से लाए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बाहर से आया है ना, आई 1872। तो इस तरीके से लीगल सिस्टम लगाना या फिर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हेल्प हो सकती है। इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑफ द प्रोडक्शन बेस, मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत अच्छे से क्रिएट होगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट समझता, फिजिकल मल्टीप्लायर देख चुके हैं, मनी मल्टीप्लायर देख चुके हो तुम लोग, तो मल्टीप्लायर्स इफेक्ट क्रिएट होंगे। एफडीआई नॉट ओनली क्रिएट्स द डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बट ऑल्सो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। मतलब क्या, सिर्फ ये नहीं कि आप फोक्सवैगन ने इंडिया में आकर कार मैन्युफैक्चरिंग किया है जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट इंडिया में बढ़ा, अज्यूम करना है, सिर्फ मैं एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल दे रही हूँ कि आकर अगर उन्होंने ऐसा किया तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बट उसके साथ साथ अगर फोक्सवैगन ही या तो मे बी टायर मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंजन मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो पीछे या आगे जो भी फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाले जितने भी बिजनेसेस है उनमें भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। खुद की वजह से तो बढ़ेगी, खुद के बिजनेस में, अलॉन्ग विद दैट बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो रहा है उधर भी बढ़ेगा। उसके अलावा हायर वेजेस मिलेंगे, जो भी स्किल्ड जॉब क्रिएट होंगी, बेटर एक्सेस मिलेगा फॉरेन कैपिटल के लिए, बेटर रिलेशन क्रिएट होंगे, जॉब क्रिएशन होगा, ग्लोबल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वजह से यूनिक पोजीशन क्रिएट हो सकता है। इफेक्टिव टैक्स मेजर्स भी हम लोग प्लान कर सकते हैं कि कैसे करें, और बहुत सारे, देखो आपको जितने भी अब आप याद करोगे उतने कम हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें कर सकते हो। अब हमने देखो एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें देख ली। अब जितनी अच्छी है सबका खराब साइड देखो, है ना। जैसे डोमेस्टिक के लिए हमने देखा कॉस्ट एफिशिएंट, और एफिशिएंटली रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे। लेकिन अभी हम लोग उसी को उल्टा बोलेंगे, है ना। उसी को उल्टा क्या बोलेंगे कि उसकी वजह से, फॉरेन वाले लोग इंडिया में आने की वजह से इंडिया के लोग पुअर हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सेम चीज को उल्टा लिखने का, है ना। टेक्नोलॉजी इनअप्रोप्रिएट होगी,
क्योंकि अपन लेबर अबंडेंट कंट्री है, तो अपने लिए कैपिटल इंटेंसिव कंट्री अपन नहीं है, तो कैपिटल इस्तेमाल किया तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। उसके अलावा कैपिटल इंटेंसिव मेथड पर अपन नहीं फोकस कर सकते जो डेवलप कंट्रीज कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका अवेलेबिलिटी जो है, इन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इनइक्वालिटी क्रिएट होगी। मतलब क्या, बाहर वाले लोग इंडिया में आ रहे हैं और इंडिया का जो पैसा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, बाहर वाले लोग इंडिया में आकर इंडिया के पैसे का, इंडिया के इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इंडिया में जो लोग बैठे हैं उनको इनएफिशिएंसी क्रिएट हो सकती है, उनके लिए इनएडिक्वेसी क्रिएट हो सकती है फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये पॉइंट आता है इधर। इसके अलावा डेवलपिंग कंट्रीज होती है तो वो बहुत स्लो लेवल पर आगे बढ़ती है, तो इसीलिए उनको डिफिकल्ट हो सकता है इम्प्लीमेंट करने में। और क्या होता है, कई बार बाहर की जो कंट्रीज है वो इंडिया में आकर बिजनेस करने की वजह से इंडिया में बहुत सारे टैक्स हॉलीडेज हम लोग अलाउ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा एज ए इंडिया की कंट्री का रेवेन्यू लॉस होगा। क्योंकि टैक्स हॉलीडे मतलब टैक्स मत पे करो, आप बाहर से इंडिया में आ रहे हो, धंधा करो और टैक्स हॉलीडे दे दो उनको, तो फिर इंडिया का रेवेन्यू लॉस भी हो सकता है। ये उन्होंने यहाँ पर इस पॉइंट में समझाया है। उसके अलावा क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्रिएट होगा। उसके बाद जो भी रिस्क है, जो भी शिफ्ट होंगे फंड्स, जो भी डाइवर्ट होंगे, तो अपने लिए इस्तेमाल करने की जगह पर हम लोग बाहर वालों के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिक्कतें होंगी। क्यों? इंस्टेबिलिटी। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, एक्सचेंज रेट में इंस्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझो, अज्यूम करो बाहर की कंट्री है ना, उन्होंने इंडिया से बहुत सारा लोन लिया, इंडिया से बहुत सारा लोन लिया है। अगर इंडिया में बहुत सारा लोन लिया तो इंडिया में लोन लेने की वजह से इंडिया में लोन का डिमांड बढ़ा, लेकिन सप्लाई उतना होगा नहीं, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना स्टार्ट होंगे। अभी अपन ने तो कुछ लोन लिया नहीं अपनी कंट्री में, लेकिन बाहर वाले ने अपनी कंट्री में लोन लेने की वजह से अपने लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, तो अपने लिए प्रॉब्लम हो गई ना इंडिया के लोगों के लिए। तो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक्सचेंज रेट में भी सेम, इंटरेस्ट रेट में भी सेम, बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी सेम, कि इंडिया से पैसा किसी भी सेकंड पर बाहर निकाल कर लेकर जाएगा कोई भी। एफपीआई जो है, इंडिया में पैसा लगा दिया, किसी भी सेकंड बाहर निकाल कर लेकर जा सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, अपने लिए दिक्कतें हो सकती है क्रिएट। इसके अलावा जॉब को लेकर प्रॉब्लम है, क्रिएटिविटी और मतलब मैनेजमेंट जॉब्स जो भी है इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। हाई प्रॉफिट ओरिएंटेड एफडीआई होगा तो उनका काम करने का तरीका अलग है, तो वो इंडिया के कितने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करेंगे पता नहीं। उसके अलावा एंटी एथिकल प्रैक्टिसेस भी इंडिया में हो सकती है। अब ऐसे ही बाहर के लोग देखो, एट दी एंड तुम दूसरों की कंट्री में घुस रहे हो, कितना भी हम लोग देखो, हम लोग कितना भी कहीं पर भी चले जाए, हम लोगों के लिए इंडिया हमेशा, मतलब अपने लिए कितना भी हो कैसा भी हो, लेकिन अपने को ऐसा लगता है इंडिया मतलब सबसे बेस्ट है, ऐसा अपने को लगता है ना। तो हर कंट्री को हर सिटीजन को अपने कंट्री के लिए प्राउड फील होता है। तो वैसे ही अगर बाहर के अगर इंडिया में आ रहे तो यूएसए के इंडिया में आ रहे तो उनके लिए तो यूएसए मतलब बहुत भारी होगा, अपने लिए इंडिया मतलब भारी है, उनके लिए यूएसए मतलब बहुत भारी लगता होगा। तो उसकी वजह से वो एंटी एथिकल प्रैक्टिसेस भी इंडिया में स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से अपने लिए दिक्कत होगी। एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से अपने जितने भी डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर्स जो है उनको बहुत बुरी तरीके से भूखी खानी पड़ सकती है। तो ये सारी चीजें, मार्केट डिस्टॉर्शन हो सकता है। वो लोग आकर इंडिया में, जैसे चाइना कर रहा है इस वक्त, चाइना का वही सारी चीजें है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो चाइनीज बहुत सिस्टमैटिकली और सोच समझकर डंपिंग करते हैं इंडिया में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का डंपिंग करते हैं। तो वो आपको समझना है कि एंटी एथिकल प्रैक्टिसेस भी हो सकती है जिसकी वजह से। उसके अलावा जो भी लोकल लोग हैं उनको कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन मिलेगा और बहुत सारा सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगा जो लेबर इंटेंसिव कंट्री होने की वजह से। और ऑफशोरिंग शिफ्टिंग जॉब्स हो सकते हैं, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, इवन अपने लिए भी, अपने इधर ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है, मतलब इंडिया से बहुत सारे नेक्स्ट लेवल मिलीनियर्स जो मतलब इतना पैसा या जो भी मिलीनियर बनने की औकात रख रहे हैं वो सारे के सारे बाहर जा रहे हैं। वो सारी चीजें हो सकती है कंटिन्यूअस बेसिस पर। नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज आ सकते हैं, रुथलेस एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है नेचुरल रिसोर्सेज का, और जितने भी आप बोल सको रे, लॉस ऑफ कंट्रोल होगा अपना, लॉस ऑफ सॉवरेनिटी, अपनी इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी सारे स्टेक पर चले जाएंगे। तो ये सारे क्या होंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। ये दिमाग कॉमन सेंस से लगाना, मतलब कॉमन सेंस थोड़ा सा एक बार गो थ्रू करना, एक बार लिख देना, जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी मैंने हाईलाइट्स करवाए थे ना, सिर्फ एक बार लिख देना और बाकी सारा अपने मन से लिख देना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, अब ये बहुत कुछ कुछ लिखा है कि फेरा एक्ट आया, फिर उसके बाद ये टेक्नोलॉजी पॉलिसी आई, ये सारा, और ये सारी चीजें आपको याद करने की एज सच जरूरत नहीं है, ये मेरा मानना है। ये नंबर्स तो बिल्कुल भी याद नहीं करना, क्योंकि याद तो रहेंगे नहीं, ऊपर से उधर जाकर गड़बड़ करके आओ। तो
तो याद मत करना। सिर्फ जितना जरूरी है कि ऑटोमेटिक रूट के थ्रू भी अपने इंडिया में पैसा लगा सकते हैं, या तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेकर। तो ये दो तरीके हैं, गवर्नमेंट के अप्रूवल में आरबीआई गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है, आप उसके थ्रू इंडिया में पैसा लगा सकते हो। अब ऐसे कौन से सेक्टर, ये बहुत स्टार मार्क करो, ये बहुत फेवरेट है, ये काफी बार पूछते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर है, 2 ही पॉइंट बचे हैं हमारे एंड उसके बाद ये डन हो जाएगा। कौन से 2 है, ध्यान से देखो। ये कौन से ऐसे बिजनेसेस है जो प्रोहिबिट है, जिस सेक्टर में बाहर वाले लोग इंडिया में पैसा नहीं लगा सकते। पहला है लॉटरी बिजनेसेस, प्राइवेट लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरीज, किसी भी तरीके से लॉटरी नहीं। दूसरा गैम्बलिंग एंड बेटिंग वाला बिजनेस नहीं, कसिनो नहीं, इंक्लूडिंग कसिनो एक्सेट्रा। तीसरा चिटफंड, 21 दिन में पैसा डबल, नहीं बिल्कुल। निधि कंपनी, बिल्कुल नहीं। टीडीएस, ट्रेडिंग एंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, नहीं। रियल एस्टेट में पैसा नहीं लगा सकते। सिगार या सिगरेट्स, टबैको, तंबाकू वगैरह ये सारी चीजों में नहीं। ऑटोमेक एनर्जीज में नहीं। रेलवे में नहीं, रेलवे में तो हम भी ज्यादा नहीं पैसा लगा सकते, बाहर वाले तो क्या ही लगाएंगे। और जो भी प्राइवेट मतलब जो परमिट नहीं है वो सारे सेक्टर्स में बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाने की परमिशन। ये एग्जाम में पूछते हैं कि कौन कौन से सेक्टर है। देखो बहुत ध्यान से समझना, इवन प्रिंट एंड मीडिया में भी इंडिया में सिर्फ 26% का एफडीआई अलाउड है। क्यों ऐसा है? बिकॉज अगर आपने इंडिया के सोशल मीडिया को मैनिपुलेट करने की पावर दे दी बाहर वालों को, तो फिर तो हमारी कंट्री खत्म हो जाएगी। मीडिया ही तो पावर होता है कई बार, तो फिर इसीलिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी डालने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आने दो, पैसा आ रहा है तो पैसा आने दो, नहीं। वो पैसा आने के चक्कर में पहले जैसे अंग्रेज राज करके गए थे, आज भी राज कर देंगे। अगर एक बार भी अगर ऐसा हुआ कि गूगल ने, हम लोग जीमेल सब लोग फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उस गूगल के लिए अगर हम लोग को 5 रुपए 10 रुपए चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, तो वो सिर्फ 5 रुपए वो बाहर वाले लोग लूट कर लेके जाएंगे। पहले आकर सारा फिजिकली जितने भी सोना था सब लेकर गए थे, अब डिजिटली लूटेंगे अपने को। अगर 5 रुपए भी बोला ना, 130 करोड़ आबादी का देश, चलो मान लो नहीं बोला, तभी भी इंडिया में 50 करोड़ लोग हैं, या मे बी 10 करोड़ लोगों के पास जीमेल तो मिनिमम होंगे ही होंगे। एक बंदे के 4-5 ईमेल होते हैं। आप सोचो 5 रुपए, आप सोचो महीने का टर्नओवर ही उनका कम से कम 250-500 करोड़, पता नहीं कितने 5,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। तो आपको ये समझना है कि इसीलिए इंडिया में हम लोग जब भी कोई ऐसा बिजनेस हो, कभी भी ऐसा कुछ होता है कि जहां पर हम बर्बाद हो सकते हैं, उधर हम लोग को रोकना पड़ेगा। बाहर वाले से पैसा नहीं ले सकते। तो ये सारे एक्टिविटीज की वजह से हम लोगों को क्या है, इवन बाहर की टेक्नोलॉजी भी जब इंडिया में आती है तो लाइसेंसिंग लेना पड़ता है, फ्रेंचाइजी, ट्रेडमार्क, ऐसे ही। इसीलिए ये सारी चीजें अलाउ नहीं होती। एंड ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन कंपनीज, मतलब हम भी बाहर पैसा लगा सकते हैं। तो हम लोग जो लगाएंगे पैसा वो गवर्नमेंट के रूट के थ्रू या ऑटोमेटिक रूट के थ्रू लगाएंगे, ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट के थ्रू लगाएंगे, वही सारी चीजें इक्विटी, लोन, गारंटी इशू के थ्रू लगाएंगे। बट इस पर ज्यादा फोकस तो करने की जरूरत नहीं है। बट जितना भी अभी ऊपर जो हुआ ना, ये वाला जो पॉइंट था, इस पर बहुत फोकस करना। ये और जितने भी मतलब मैंने जो स्पेसिफिक फोकस कर करके आपको समझाया ना, उस पर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर का रिवीजन मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। लेक्चर को मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। लाइक करना, शेयर करना, बहुत सारे स्टूडेंट तक इस लेक्चर को पहुंचाना। इसी के साथ ये लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।